हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग। इससे रिलेटेड हम जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसे हम क्लियर करेंगे और प्लस हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे आपको फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं फ़ंड के बारे में। फ़ंड क्या है? ठीक है, तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें हम हर वक्त डोनेशन या ग्रांट मिलता है और यही इनका इनकम का सोर्स भी होता है। डोनेशन या ग्रांट या सब्सक्रिप्शन भी, बट इसमें हम सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे। डोनेशन और ग्रांट इन्हें हमेशा मिलते रहता है, तो वो इसका इस्तेमाल अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में करते हैं। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ये उस डोनेशन का इस्तेमाल करते हैं। बट अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट या ग्रांट एजेंसीज होती हैं जो डोनेशन या ग्रांट तो देती हैं बट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही देती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? फंड कहते हैं। यानी कि कोई भी अमाउंट हमें रिसीव हो, कोई भी पैसा अगर हमें स्पेसिफिक काम के लिए मिला हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक काम के लिए मिला हो, तब उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? एज अ फंड बोलेंगे। ठीक है, अब नेचर क्या है फंड का? फंड कैपिटल नेचर है, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक पर्पस का जो डोनेशन या ग्रांट है वो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता है, वो आपको थोड़ा टाइम इंटरवल में मिलता है या कभी कभार मिलता है। ठीक है, और इसका जो अमाउंट है वो भी अच्छा खासा रहता है, तो ये एक कैपिटल नेचर है। अगर ये कैपिटल नेचर है, अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ दिखाएंगे, कहाँ शो करेंगे? तो इसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या क्या है? तो मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम फंड, स्पोर्ट्स फंड, इंडोमेंट फंड एक्सेट्रा। और भी बहुत टाइप्स के फंड होंगे, जैसा ऑर्गेनाइजेशन उसकी जैसी नीड उस टाइप के फंड उसे मिलते हैं। ठीक है, अब फंड से रिलेटेड और दो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी फंड मिलते हैं तो देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड हैं। तो एनपीओ जो है उसे जितने भी टाइप्स ऑफ फंड रिसीव होंगे उन सभी के लिए उसे सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल सा है कि आपको किसी बंदे ने पैसे दे दिए स्पेसिफिक काम के लिए। जस्ट एग्जांपल, उसने फंड दे दिया प्राइस फंड। ओके, अब प्राइस फंड दे दिया और आपने कोई अकाउंट सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं किया और वो आ गया आपके पास और पूछने लगा कि आपको उसने जो संस्था को पैसे दिए उस संस्था ने उस पैसे का क्या किया, उसका कहाँ इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आपके पास अगर उसका अकाउंट ही नहीं मेंटेन होगा, सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, तो आप उस बंदे को कैसे बताओगे कि आपने उस पैसे का क्या किया है? इसीलिए जो भी संस्था होती है, जो भी एनपीओ होती है, वो क्या करती है कि जितने भी टाइप्स ऑफ फंड होते हैं उनका सेपरेट अकाउंट मेंटेन करती है कि उसका एक प्रॉपर सेपरेट डेटा रहेगा और उससे उस फंड को फिर उसी काम के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा। क्या होता है कि देखिए, जब आपके पास पर्टिकुलर आपके पास किसी काम के पैसे हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी आई, ठीक है, और आपने उस सैलरी में से पैसे हटा करके रख दी इलेक्ट्रिसिटी के, एक लिफाफा था उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ आपने रख दिया है, क्योंकि अब आपको पता है कि वो पर्टिकुलर पैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही जाएगा, पर जो रिमेनिंग सैलरी है उसका आपने कोई भी अच्छे से हिसाब किताब नहीं रखा, तो वो कहीं भी खर्च हो सकती है। जहाँ आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसे उस अमाउंट का खर्चा कर देंगे। सेम हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होता है कि अगर वो स्पेसिफिक तरीके से मेंटेन नहीं करता है अकाउंट को, तो हो सकता है कि वो पैसा वो किसी और काम में यूज़ कर ले, लेकिन जबकि ये स्पेसिफिक पर्पस फंड है तो वो उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है जिस काम के लिए वो पैसा मिला है। अगर पैसे प्राइस फंड के लिए मिले हैं तो
प्राइस खरीदने और डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड ही वो खर्च होंगे, अदरवाइज उस पैसे को एज इट इज़ रखा जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं होगा जनरल पर्पस में। नेक्स्ट क्या है, पर्पस क्या है ये फंड का? तो वही सिंपल सी बात है कि जिस काम के लिए, जिस पर्पस, जिस मकसद से इसे बनाया गया है, उसके लिए उससे रिलेटेड जो भी खर्च होते हैं, जिस काम के लिए इस फंड अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो उसी फंड से हम करेंगे। ओके, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं फंड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फंड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक नॉन रिस्ट्रिक्टेड फंड। रिस्ट्रिक्टेड फंड को हम लोग स्पेशल पर्पस फंड भी बोल सकते हैं और नॉन रिस्ट्रिक्टेड फंड को हम लोग जनरल पर्पस भी बोल सकते हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टेड फंड या जनरल पर्पस फंड को हम लोग लाइबिलिटी साइड शो करते हैं बैलेंस शीट में, और इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड या जनरल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रिस्ट्रिक्टेड या स्पेशल पर्पस फंड। इसे भी हम शो करते हैं लाइबिलिटी साइड में, बट उसमें उस पर्टिकुलर फंड के नाम के साथ। अगर आपको दो तरह के फंड मिले हैं, एक मिला है आपको मैच फंड, एक मिला है प्राइस फंड, तो आपको दो नाम के साथ एंट्री करनी पड़ेगी लाइबिलिटी साइड में, एक मैच फंड के नाम से अलग से सेपरेट, और एक आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा प्राइस फंड। ओके, इसका हम क्या करते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि हम जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, वो हम लोग रिस्ट्रिक्टेड फंड से रिलेटेड ही करेंगे। यानी फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड या स्पेशल पर्पस फंड के लिए ही किया जाता है। ओके, और सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड के लिए, यानी कि जितने भी टाइप ऑफ फंड आएंगे, जितने भी अलग अलग जगह से और अलग अलग संस्था से लोग आपको फंड प्रोवाइड करेंगे, जितने टाइप्स ऑफ फंड होंगे उतना सेपरेट अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा एनपीओ को। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि जो मैच फंड या फंड अकाउंट जो हम कैसे मेंटेन करते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो पहले तो आपको ये डेबिट कॉलम इधर बनाना है, इधर क्रेडिट कॉलम बनाना है, और यहाँ पर जो भी फंड का आप अकाउंट बना रहे हो उस फंड का नाम लिखा होना चाहिए। तो हम बना रहे हैं मैच फंड, तो हमने मैच फंड का मान लीजिए नाम लिख दिया। ठीक है, फिर डेट भी लिख देंगे। अब डेबिट साइड क्या जाएगा, जितने भी खर्चे हम उस फंड से रिलेटेड करेंगे, इस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड जितने भी हम खर्च करेंगे उसे हम डेबिट कर देंगे, और इस फंड में आने वाली जितने भी इनकम है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इस फंड से रिलेटेड ही वो इनकम होनी चाहिए, किसी अदर इनकम को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। अब ये जो दो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसके मैं रीज़न भी बता दूंगी कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आपने डेबिट में सारा एक्सपेंस लिख दिया, क्रेडिट में सारा इनकम लिखा, और आप बैलेंसिंग करेंगे, टोटल यहाँ टोटल। जब आप बैलेंसिंग करेंगे, अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो देखिए यहाँ इनकम शो हो रहा है। अगर आपका इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम हुआ है, यानी कि जो पैसे आपके बच गए वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, और वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि आपको किसी ने वो पैसे दिए हुए हैं और उस पैसे आप पे एक तरह से लायबिलिटी है, जब तक कि वो खर्च ना हो जाए, तो आप इसे लायबिलिटी साइड शो करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं डेबिट साइड वाला। अब ये वाला जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़्यादा ट्रिकी भी है। आपने यहाँ टोटल किया, अब आपका क्या हुआ, इनकम आपका क्या हुआ, कम हो गया, और एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो गया। एक्सपेंस क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, यानी कि आपको डेबिट बैलेंस शो होने लगा है। अब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है कि जो डेबिट बैलेंस आपको शो होगा उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि
अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हम उसे लायबिलिटी साइड में डाल रहे हैं बैलेंस शीट का, बट जो डेबिट बैलेंस आ रहा है उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों डाल रहे हैं? तो देखिए, मान लीजिए आपको किसी ने 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, आपको मैच फंड के नाम से 5 लाख रुपए दिए, बट आपका खर्च हो गया 6 लाख रुपए। उसने तो सिर्फ आपको 5 लाख दिए थे, तो 5 लाख उसमें से हम माइनस कर देते तो जो 1 लाख है वो कहाँ से खर्च किए? वो तो हमने खुद का खर्च किया ना, खुद का पैसा हमने खर्च किया है, तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। अगर मान लीजिए मैच फंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती और आपका मैच में 5 लाख रुपए खर्च होते, तो ये आपका क्या होता? एक्सपेंस होता ना। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस हो गया है कि आपको 5 लाख आपको मैच फंड के नाम से दिए गए हैं, बट आपका खर्च हो गया है 6 लाख, ज़्यादा खर्च हो गया है। तो 5 लाख तो आपने मैच फंड से निकाल के एडजस्ट कर लिया, बट 1 लाख जो है वो तो आपने एक्स्ट्रा खर्च किए ना, वो तो अपने पास से आपने खर्च कर दिए। तो इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड ये शो होगा। ये बात एकदम याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर फंड का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की एंट्री एकदम याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये तो था फंड के अकाउंट को हम कैसे मेंटेन करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होगी बैलेंस शीट की। ओके, ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। तो अब एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। आपका जो है स्पोर्ट्स फंड दिया रहेगा, आपका अमाउंट आपने वो लिखा, स्पोर्ट्स फंड आपको जितना रिसीव हुआ है वो अमाउंट आपने यहाँ लिख दिया है। अब इसका एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है, इसमें बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट होगी वो आप क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या ऐड करना है वो देख लेते हैं। देखिए, आपके पास मान लीजिए आपको फंड दिया गया है, आपके पास पैसे आ गए 5 लाख रुपए, तो उसे आप क्या करोगे? अपने पास तो रखोगे नहीं, क्योंकि आजकल तो पैसे रखना सेफ़ नहीं है। आप उस पैसे को बैंक में रखोगे, है ना, या फिर आप उस पैसे को, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा आपके पास है कि नहीं ये पैसा ज़्यादा अच्छा अमाउंट है, इसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते, आप उस पैसे को क्या करोगे? कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। ओके, उससे आपका फ़ंड तो कम हुआ नहीं, बस आपने उस पैसे को क्या किया? कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ताकि उस पैसे जो आपके पास आइडल बैठे रहते, वो पैसे तो कुछ आपको मदद नहीं करते, जब तक कि उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा तब तक तो वो पैसे बेकार हैं, क्योंकि उससे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर जब तक आपके पास उससे रिलेटेड कोई काम नहीं आएगा तो आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो पैसा क्या होगा? वेस्ट होने लगेगा। तो आपने क्या किया कि उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे आपको क्या मिलेगी? इन्वेस्ट करने पे क्या मिलता है? पैसा, इंटरेस्ट मिलेगा। आपने मान लीजिए बैंक में पैसे को जमा कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? उस फंड को जिसे आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट एक्रूड, यानी कि मान लीजिए आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता 5,000, लेकिन आपको रिसीव हुआ है सिर्फ 4,000, 1,000 और मिलना आपको बाकी था, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट एक्रूड। तो उसे भी हम ऐड करेंगे। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है वो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में आपको क्या हो सकता है? दे देगा आपको रेट, इंटरेस्ट का रेट दे देगा, तो आप ज़रूर से एक बार कैलकुलेट करके चेक करिएगा, क्योंकि कहीं कोई इंटरेस्ट एक्रूड तो नहीं रह गया है। नेक्स्ट हम क्या ऐड करेंगे? डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। देखिए, ये तो ऑलरेडी आपको किसी ने फंड दे दिया है डोनेशन में, बट आपको फिर उसी टाइप के फंड से रिलेटेड कुछ और पैसे रिसीव हुए हैं एज अ डोनेशन, तो आप उसे उसी पर्टिकुलर फंड में ऐड कर देंगे। ठीक है। अब है लेस क्या करेंगे? तो देखिए, स्पोर्ट्स फंड है और अगर उससे रिलेटेड प्राइज़ अवार्ड किया गया है तो उसे हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है? खर्च। ये क्या है? खर्च है, तो इसे हम पर्टिकुलर फंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। स्पोर्ट्स इवेंट करवाया गया है, तो स्पोर्ट्स फंड है और स्पोर्ट्स इवेंट करवाया गया है, तो हम इस खर्च को भी इसी पर्टिकुलर फंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जो अमाउंट हमारा बच जाएगा वो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में हमारा शो होगा। ओके, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड एक
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो पहले मैंने आपको शो करके दिखाया है एग्जाम्पल, मतलब आपको जो फॉर्मेट शो किया था कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, सेम टू सेम उसी को एक क्वेश्चन है और आपको मैं वो सॉल्व करके बताती हूँ। इससे आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सो हाउ विल यू डील विथ द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज एट 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को आपको शो करना है कि आप बैलेंस शीट में इस पर्टिकुलर आइटम्स को कैसे डील करोगे। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड, ओपनिंग स्पोर्ट्स फंड हमारा क्या दिया हुआ है, 5 लाख रुपए। देखिए 5 लाख रुपए हमें दिए हुए हैं और सेम 5 लाख देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 10% क्या हुआ है, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए ये सेम 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया गया है 10% इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट है उससे स्पोर्ट्स फंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये सेम अमाउंट को हमने क्या किया, उठा करके इन्वेस्ट कर दिया और उस पर हमें इनकम भी मिल रही है 10%, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कितना हमें मिला है हमें, रिसीव कितना हुआ है 37,500, कितना हमें रिसीव हुआ है इंटरेस्ट इतना। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, हमें डोनेशन कितना मिला है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स फंड से और ज़्यादा डोनेशन हमें कहीं और से मिला है, वो दिया हुआ है। प्राइज़ हमने अवार्ड जो कि दिया है किसी को, मतलब बच्चों को बांटा है या जिसे भी स्पोर्ट्स में बांटा इंडिविजुअल्स को, वो हमारे शो किया है। और एक्सपेंस जो हुआ है स्पोर्ट्स इवेंट पे वो हुआ है 15,000 रुपये। अब इसको ध्यान से देखना है कैसे कैसे मैं एंट्री करती हूँ, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट आप देख ही रहे, ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो स्पोर्ट्स फंड हमारा कितना शो कर रहा है, स्पोर्ट्स फंड है हमारा 5 लाख रुपए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सिंपल। अब देखना है हमें क्या मिला है, हमें यहाँ पर हमें सेकंड नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर तो हमने एंट्री कर दी, सेकंड नंबर क्या है दिखा रहा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है। तो अगर एसेट होता है तो हम कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड। तो स्पोर्ट्स फंड एसेट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, तो हम इंटरेस्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 37,500। ये पॉइंट क्या है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। तो डोनेशन हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा और पैसे मिले हैं। $1,20,000। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो इसे हम लेस कर देंगे। स्पोर्ट्स प्राइज 1 लाख, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगेन अब लास्ट पॉइंट क्या हमारा दिखा रहा है, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 15,000, ये भी हमारा खर्च है। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 15,000 रुपये। अब यहाँ अब एक और पॉइंट है जो आप मिस नहीं कर सकते, जो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दिया हुआ है तो आप ज़रूर से वर्किंग नोट करके कैलकुलेट करिएगा कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलता इन्वेस्टमेंट से। तो मैं यहाँ पे साइड में वर्किंग नोट दिखा रही हूँ, ओके, इसी के अंदर ही दिखा रही हूँ। तो वर्किंग नोट है यहाँ पे, और कुछ तो दिया हुआ नहीं, तो साल भर का हम निकाल देते हैं। तो 5 लाख का 10% हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 50,000। 50,000 में से हमें कितना मिला है,
37,500 मिल गया है। तो हमारा कितना बचा? तो 12,500 12,500 अमाउंट जो है वो हमारा इंटरेस्ट एक्रूड है, यानी कि हमें पूरा इंटरेस्ट कितना मिलता? 50,000, लेकिन हमें मिला कितना? 37,500, और हमें 12,500 मिलना था। तो ये इंटरेस्ट एक्रूड है, तो इसे हम यहाँ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट एक्रूड 12,500। अब इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा अमाउंट आएगा 5,55,000। अब यहाँ पर एक और है, यहाँ आपने ये देखा, ये इंटरेस्ट एक्रूड जो है ये हमारा क्या है? एसेट। आपने ये पढ़ा ही होगा जब आपने बैलेंस शीट बनाया होगा कि हमें कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमारा एक्रूड होता है, जो हमें मिलने वाला था नहीं मिला है, तो वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है, और उसे हम कहाँ लिखते हैं? एसेट साइड लिखते हैं। तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? एसेट साइड करेंगे। तो इंटरेस्ट एक्रूड 12,500। गॉट इट? आपको होप सो कि इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट इस एग्जाम्पल में कवर हो चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक होने वाला है कंज्यूमेबल आइटम का। वो करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।